अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 23 मार्च 2026 है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले का 24वां दिन है। पिछली रात में क्या कुछ हुआ है, इसराइल ने किस तरह ईरान पर बमबारी की है और ईरान ने किस तरह इसराइल पर हमला किया है, अमेरिका को जवाब दिया है, उसके अलावा मिडिल ईस्ट में किन किन देशों पर ईरान ने हमला किया है, सारी तफसील इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और सबसे पहले आप स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में साफ आपको देखा जा रहा है कि इसराइल में ईरान के मिसाइल हमले ने किस तरह की तबाही मचाई है, बर्बादी मचाई है। और ये जो वीडियो है कल की वीडियो नहीं है या पुरानी वीडियो नहीं है, बल्कि ताज़ा तरीन वीडियो है। और इसराइल के एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम है इमैनुअल फेबेन, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इन वीडियोस को शेयर किया है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी इन वीडियोस के बिहाफ पर स्टोरी की है। और भी कई सारे इजराइल के एक्टिविस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस तरह की कुछ तस्वीरों को, कुछ वीडियोस को शेयर किया है। इसी तरह इमैनुअल ने एक और वीडियो शेयर किया है। 27 सेकंड की ये वीडियो है जिसमें देखा जा रहा है कि ईरान से आने वाला बैलिस्टिक मिसाइल सीधे इसराइल में गिरता है और इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इसको नहीं रोक पा रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार इंटरनेशनल मीडिया में खबर आ रही है कि इसराइल का जो इंटरसेप्टर है वो ख़त्म हो चुका है और अब ईरान के मिसाइलों को रोकने की सलाहियत नहीं बची है इसराइल के पास। और ये बातें सच साबित हो रही है। 2-3 वीडियोज़ है, ईरान का मिसाइल आ रहा है और वो मिसाइल सेंट्रल इसराइल में गिरा है, तिल अबीब में गिरा है। और ये 23 मार्च की रात की बात है। और इन मिसाइल हमलों को इसराइल का आयरन डोम या दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया है और इन हमलों ने इन पूरे इलाके में तबाही मचाई है। कई इमारतें ज़मीन दोज़ हो गई है। हालांकि इस हमले में हलाकत कितनी हुई है, कितने लोग मारे गए हैं, उसकी तफसील इसराइल ने जारी नहीं की है। और दरअसल इसराइल ने शदीद पाबंदी लगा रखी है, सेंसरशिप है। इसराइल की तरफ से वही खबरें सामने आ पाती है जो IDF चाहती है। IDF की मर्ज़ी के बगैर न तो CNN का रिपोर्टर भी कोई खबर शाये कर पाता है, न वहाँ की लोकल मीडिया को किसी भी तरह की परमिशन है, इजाज़त है कि वो सच्चाई को छाप सके। इसराइल में जो हैफा ऑयल रिफाइनरी है उस पर भी 2 दिन पहले ईरान ने हमला किया था और उस हमले ने ज़बरदस्त तबाही मचाई थी। लेकिन उसके फ़ौरन बाद इसराइल का यह बयान सामने आया था कि उस हमले में हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ है और हैफा ऑयल रिफाइनरी दोबारा रिज्यूम हो गई है, वो दोबारा बहाल हो गई है, उसको क्लोज़ नहीं किया गया है। लेकिन आज टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि हैफा ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है और उसका एक हिस्सा अभी रिज्यूम हुआ है। जो बकिया उसका पार्ट है, जो उसकी जो टोटल एक्टिविटीज़ है, उसको रिज्यूम होने में, दोबारा फ़ाल होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। अगले दिनों में वो रिफाइनरी एक्टिव होगी, फ़ाल होगी, अभी नहीं हुई है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस रिपोर्ट के ज़रिए बाज़ाब्ता इस बात का खुलासा कर दिया है। इसराइल ने मिडिल ईस्ट के देशों पर भी हमला किया, जैसे IRGC ने बाज़ाब्ता एक रिपोर्ट शाया की है और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी में खबर आई है कि IRGC ने सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान फ़ौजी अड्डे पर ईरान ने हमला किया है। उधर सऊदी अरब ने कहा कि उसके प्रिंस सुल्तान फ़ौजी अड्डे पर ईरान ने हमला किया था और सऊदी अरब की एयरफोर्स ने, उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के हमलों को नाकाम बना दिया है, मिसाइलों को रोक दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात का बहुत ही मशहूर शहर रासुल खैमा, वहाँ के लिए ईरान ने बाज़ाब्ता नोटिस इशू कर दिया है और रासुल खैमा में रहने वाले लोगों को ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो इस इलाका को खाली कर दें, यहाँ से निकल जाएं। अगर यहाँ रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, क्योंकि लगातार ईरान मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमले कर रहा है, सबसे ज़्यादा उसको निशाना बना रहा है। कई रिपोर्ट आ चुकी है कि ईरान ने इसराइल से ज़्यादा मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमला किया है और ईरान के मानना है कि पूरे मशरिक़ वस्ता में, मिडिल ईस्ट में इसराइल से सबसे ज़्यादा जो अच्छे रिश्ते हैं, इसराइल से सबसे ज़्यादा अच्छे जो ताल्लुक़ात हैं वो मुत्तहिदा अरब इमारात के हैं। इसलिए मुत्तहिदा अरब इमारात को लगातार ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। उधर मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान को दहशतगर्द स्टेट करार दे दिया है। उसके अलावा ईरान के जो डिप्लोमेट है उसके ख़िलाफ़ पहले ही वही एक्शन ले चुका है। दुबई में जो ईरानी स्कूल हैं, जो ईरानी क्लब है या जो ईरानी कम्युनिटी रहती है, उन सब के ख़िलाफ़ भी UAE की सरकार एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है। इस दौरान
ईरान की जो IRGC है उसके स्पोक पर्सन का एक बयान सामने आया और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने शाया किया, जिसमें कहा गया कि एक मरतबा फिर ईरान ने मिज़ाइल से हमला किया है पूरे इसराइल पर, और इसराइल में जहाँ जहाँ इजरायली आर्मी रहती है, इजरायली आर्मी का ठिकाना है, उसकी एजेंसीज़ है, उन सब को IRGC ने मिज़ाइल के ज़रिए निशाना बनाया है। और गुज़िश्ता रात भी 4-5 ऐसे मिज़ाइल हैं जिसको रोकने में इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा, उनका रडार नाकाम रहा, उनकी एजेंसियां नाकाम रही। यही सहाफ़ी जिसका मैंने हवाला दिया एनिमल फेबिन का, इसने एक और वीडियो में बताया कि क्लस्टर बमों वाला ईरान का जो मिज़ाइल आया था वो मिज़ाइल भी आकर के गिरता है और उसको रोकने में नाकाम रहा इजराइल। उधर तेहरान से और ईरान से खबरें सामने आई है कि पूरे तेहरान में और ईरान के कई शहरों में रात भर धमाका की आवाज़ें सुनी गई है। उसके अलावा ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो एक्टिव हो गया था, उसने कई हमलों को रोका है। इसके बावजूद ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। गुज़िश्ता रात के भी हमले में ये खबर भी सामने आ रही है कि ईरान की जो गैस फील्ड है या जो इसी तरह ऑयल की फैसिलिटीज़ है उस पर भी इसराइल और अमेरिका ने हमला किया है, और ईरान की मीडिया ने भी इस खबर को कंफर्म किया है। हालांकि ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका कि अमेरिका और इसराइल के इस ताज़ा हमले में ईरान की गैस फैसिलिटीज़ का, ऑयल फैसिलिटीज़ का कितना नुकसान हुआ है। उधर ईरान ने कल से लगातार कई मरतबा ये धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इसराइल ईरान की गैस फैसिलिटीज़ पर हमला करेगा, इसी तरह ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला करेगा या ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला किया जाएगा, ईरान में जो बिजली है उस बिजली के प्लांट्स को अगर ख़त्म किया जाएगा या वाटर प्लांट्स पर हमला होगा, तो रद्द अमल की कार्रवाई में, बदले की कार्रवाई में ईरान मिडिल ईस्ट के जो ममालिक है, मशरिक़ वस्ता के जो देश है, वहाँ जो पावर प्लांट्स है उस पर ईरान हमला करेगा। और कतर की गैस फील्ड पर हमला करके ईरान ये साबित भी कर चुका है, क्योंकि पिछले दिनों अमेरिका और इसराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था, तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर के रास लफ़ान गैस फील्ड पर हमला कर दिया, जिसमें 17% गैस की पैदावार जो है, जो पूरा एनर्जी सेक्टर है कतर का, वो तबाह हो गया है। उसकी मरम्मत में उसको 5 साल का वक्त लगेगा। $20 बिलियन का नुकसान हो चुका है। कुवैत में ऑयल फैसिलिटी की जो सबसे बड़ी कंपनी थी, जो सबसे बड़ी रिफाइनरी थी, उसको हमला करके तबाह कर दिया ईरान ने, और कुवैत ने एक तरह से गैस की पैदावार को रोक दिया है। इराक़ में जहाँ जहाँ अमरीकी कंपनी गैस की पैदावार में, गैस की प्रोसेसिंग में शरीक थी, उन तमाम पर ईरान ने हमला कर दिया है। और इराक़ में भी ऑयल की जो पैदावार है, जहाँ जहाँ से ऑयल निकल रहा था, वो तमाम एक तरह से ठप पड़ा है, बंद पड़ा है। एक और ख़बर है कि बगदाद में अमरीकी एम्बेसी पर एक बार फिर इराक़ी मिलिशिया ने हमला किया है, और इराक़ में सबसे ज़्यादा, कह लीजिए इराक़ में दो तरफ़ा अमरीकी आर्मी पर, अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमला हो रहा है। उधर ईरान के जो एक्सपर्ट है वो इस बात पर फ़ख्र का इजहार कर रहे हैं कि ईरान का असल एजेंडा है मिडिल ईस्ट से, मशरिक़ वस्ता से अमरीकी फ़ौजियों को बाहर निकालना, और ईरान के हमलों के नतीजे में अब अमरीकी फ़ौजी मशरिक़ वस्ता को छोड़कर भाग रही है, यहाँ से वो खाली कर रही है। इराक़ से अमरीकी फ़ौजी लगातार निकलती जा रही है। इराक़ में जो अमरीकी डिप्लोमेट्स थे वो सारे के सारे जा चुके हैं, और ये ईरान की कामयाबी है, ईरान का हदफ पूरा हो रहा है। उधर ईरान की IRGC ने एक वीडियो शेयर किया है। दरअसल ये एनिमेशन वीडियो है, और इस कल एक ट्वीट के ज़रिए ईरान को धमकी दी थी और कहा था कि ईरान अगले 48 घंटे में अपना हुर्मुज़ को ओपन कर दे, तमाम जहाज़ों को वहाँ से गुजरने दे। अगले 48 घंटे में स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को पूरी दुनिया के लिए ईरान ने ओपन नहीं किया तो फिर अमेरिका ईरान पर ऐसा हमला करेगा कि ईरान दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। ईरान का सब कुछ, खा उसकी ऑयल फैसिलिटीज़ हो, गैस की रिफाइनरी, गैस फील्ड हो, सब कुछ को तबाह हो बर्बाद किया जाएगा। और उसके जवाब में ईरान ने पहले ये कहा कि अपना हुर्मुज़ सभी के लिए खुला हुआ है, सिर्फ ईरान के दुश्मनों और दुश्मनों के सपोर्टर्स के लिए बंद है। और इशारा दे दिया ईरान ने कि अमेरिका हो, इजराइल हो या उसके अलावा जितने ममालिक उसके साथ हैं, उन सब के लिए स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है, ये ओपन नहीं हो सकता है। उसके बाद ईरान ने यह भी कहा कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर
जुर्माना लगाया जाएगा और तकरीबन हर एक टैंकर से जो वहाँ से गुजर रहा है उससे $2 मिलियन का टैक्स भी ईरान ने वसूल करना शुरू कर दिया है। इंडिया के एक टैंकर के बारे में भी सोशल मीडिया पर खबर गर्दिश कर रही है कि इंडिया के एक टैंकर को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी गई है और इंडिया ने उस टैंकर के गुजरने के लिए टैक्स अदा किया है, और वो टैक्स भी डॉलर में अदा नहीं किया इंडिया ने, बल्कि युआन में अदा किया है जो चीन की करेंसी है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक इस खबर को कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर बाज़ाब्ता ये खबर वायरल हो रही है और ये टैंकर है जो गुजरते हुए दिखाया जा रहा है, क्योंकि 22 इंडियन टैंकर्स पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं और उसमें से एक को गुजरने की इजाज़त दी गई है। इंडिया के टैंकर के अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान ने भारत के लिए कई सारी शर्तें लगा रखी थी। उन शर्तों का तज़किरा पिछले एक वीडियो में मैंने तफसील से किया है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 दिनों में 2 मरतबा ईरान के सदर से बातचीत की है और भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की मजम्मत भी की है, इसको कंडम भी किया है। और उसी के बाद अचानक ये खबर सामने आती है कि भारत ने युआन में टैक्स अदा किया है और उसके टैंकर को वहाँ से गुजरने दिया गया है। अपनाए हुर्मुज़ पर अमेरिका ने जो धमकी दी थी, पहले तो ईरान ने उसका जवाब दिया कि हम टैक्स लेंगे, उसके बाद गुजरने देंगे, अमेरिका के लिए ओपन नहीं है। और अब बाज़ाब्ता IRGC ने एनिमेशन की एक वीडियो जारी की है जिसमें ट्रंप को सीधा सीधा बताया है कि कोई भी टैंकर ईरान की मर्जी के बगैर वहां से गुजरेगा तो ईरान किस तरह से। तो आपने देखा इस वीडियो को, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि ईरान की तैयारी पूरी है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद रखने के लिए, अमेरिका को वहाँ से ना गुजरने देने के लिए। और अगर अमेरिका का हमला होता है तो किस तरह ईरान जवाब देगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है क्या, पिछली कई वीडियो में मैंने तफसील से बताया। उसके अलावा ईरान की किस तरह तैयारी है वहाँ पर, उसके बारे में कल मेरे साथ एक इंटरव्यू में मारूफ स्कॉलर ज़मीर अब्बास जाफरी ने तफसील से बताया है। आप उस इंटरव्यू को ज़रूर देख लीजिएगा। मेरी टीम अगले दिनों में उस इंटरव्यू के कुछ क्लिप को मिलर टाइम्स के क्लिप्स वाले चैनल पर भी अपलोड करेगी और वहां आपको तफसील से समझ में आएगी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन कराना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, धमकी दी थी, और 48 घंटे में से तकरीबन 30 घंटे का वक्त गुजर चुका है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या वीडियो पब्लिश हो रही है, और सिर्फ 18 घंटे बचा है और अमेरिका के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है और पूरी दुनिया अब अमेरिका के खिलाफ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर पूरी दुनिया भड़की हुई है, क्योंकि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनके अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते थे। उन देशों ने अमेरिका के साथ रिश्ता बेहतर बनाने की वजह से ईरान के साथ उन्होंने रिश्ता बेहतर नहीं बनाया, बल्कि ईरान के साथ अपनी दोस्ती को उन्होंने ख़राब कर लिया। और आज ईरान एक साथ पूरी दुनिया को बता रहा है कि तुमने अगर हमारा साथ नहीं दिया, मुश्किल घड़ी में तुमने हमें सपोर्ट नहीं किया, तो अब हम तुम्हें गैस की किल्लत के ज़रिए मारेंगे, तेल तुम्हारा बंद करके मारेंगे। और वही हो रहा है। जापान जैसा मुल्क क्राइसिस का शिकार है। यूरोप के मुल्कों में गैस की कीमत 30% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। इंडिया में गैस को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है वो अपने आप में सबसे बड़ी खबर है। अभी ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये आई है कि गैस का ये सिलेंडर जिसमें 14 लीटर गैस होता है, अब उसमें सिर्फ 10 लीटर ही गैस मिलेगा। सरकार खुद गैस की कीमत को बढ़ा रही है और जो मार्केट में ब्लैक मिलर बैठे हैं वो तो ऑलरेडी कई गुना बढ़ा रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने तफसील से बताया कि कैसे गैस को लेकर के भारत परेशान है और भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी बदलनी पड़ी है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपना एटीट्यूड और लबो लहजा बदलना पड़ा है। जो इसराइल को फादरलैंड बता करके आए थे, आज वो कह रहे हैं कि फादरलैंड की वजह से हमारे यहाँ क्राइसिस पैदा हो गया है। ईरान ही मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दे सकता है, इजराइल हमारा नहीं है। और पिछले 24 दिनों में एक मरतबा भी इजराइल को फादरलैंड बताकर आने वाले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत करने का तज़किरा नहीं किया है, बल्कि अब वो ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर बातचीत करने का तज़किरा कर रहे हैं। कल तक वो जो कहते थे माई फ्रेंड बेंजामिन नेतन्याहू, अब वो नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो ईरान के साथ अपनी हमदर्दियाँ दिखा रहे हैं। लेकिन ईरान है कि अभी तक वो भारत को मुकम्मल
طور پر الاؤ نہیں کر رہا ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے کے لیے، اور ایک ایک کر کے کسی جہاز کو وہاں سے گزرنے کی پرمیشن دی جا رہی ہے، اجازت دی جا رہی ہے، مکمل طور پر اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن نہیں کیا جا رہا ہے۔ ادھر اسرائیل میں پچھلی رات میں حزب اللہ نے بھی 50 سے زیادہ آپریشن کو انجام دیا ہے، اور حزب اللہ کے حملوں نے بھی اسرائیل کے کئی شہروں کو نقصان پہنچایا ہے، کئی ملٹری اڈوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ الجزیرہ نے باضابطہ خبر شائع کی ہے کہ حزب اللہ نے بھی 50 سے زیادہ آپریشن کو انجام دیا ہے۔ اسرائیل کو لگ رہا تھا کہ حزب اللہ ختم، حزب اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن حزب اللہ نے ثابت کر دیا ہے کہ چاہے پورے لبنان کو اسرائیل تباہ و برباد کر دے، حملہ کر دے، لیکن حزب اللہ کا اثر و رسوخ اور اس کا وجود لبنان میں ختم ہونے والا نہیں ہے، اور لبنان میں سب سے زیادہ اسرائیلی آرمی کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ لے لیجئے، یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے، ملت ٹائمز کے سبسکرائبر بنیے، ممبر بنیے، پھر ملاقات ہوگی۔